तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि यह पार्ट नंबर 2 है। अगर इससे पहले का पार्ट नंबर 1 नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। यह पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट होता है और 10 तक हम कराए थे, और फिर 10 क्वेश्चन है साइंस का। तो अब 11 नंबर क्वेश्चन ये क्या है, यह 11 से स्टार्ट होता है, पहले 10 करा चुके हैं। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर लिखिए। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में निम्नलिखित अंतर है, पहले लिख देंगे और एक तरफ लिख देंगे इधर अवतल, इधर अवतल लिख देंगे, इधर उत्तल लिख देंगे। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों तरफ लिख दिए। इधर अवतल दर्पण है, इधर उत्तल दर्पण है। अब अवतल दर्पण में देखेंगे क्या है। पॉइंट नंबर 1 है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है? अभिसारी दर्पण। अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है, इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। यह फर्स्ट पॉइंट था। दूसरा नंबर क्या है, देखिए कि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा बारा बनाता है। अवतल दर्पण जो होता है हमेशा वास्तविक, उल्टा तथा बारा प्रतिबिंब बनाता है किसी भी वस्तु का। और उत्तल दर्पण क्या होता है कि उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक, सीधा तथा छोटा बनाता है। काल्पनिक चीज़ें हमेशा सीधा होती है और वास्तविक चीज़ हमेशा उल्टा होती है। तो अवतल बनाएगा वास्तविक, वास्तविक चीज़ हमेशा उल्टा होती है और बारा बनाएगा। और उत्तल दर्पण जो हमेशा होगा काल्पनिक बनाएगा, काल्पनिक चीज़ सीधा होती है तो सीधा और छोटा बनाएगा। तो पूरा हो जाएगा कि अवतल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वास्तविक, उल्टा तथा बारा बनाता है। और उत्तल दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव काल्पनिक, सीधा तथा छोटा बनाता है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि इसे बाहरी से कलई कर बनाया जाता है। इससे मतलब अवतल दर्पण को, अवतल दर्पण को यहाँ समझ लीजिए। अवतल दर्पण जैसे यहाँ पे ले लेते हैं, तो इधर से पेंट कर यह अवतल दर्पण है। और जब अंदर से पेंट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण है। यह अंदर से पेंट किया हुआ है, इसका मतलब कलई किया हुआ है। और यह बाहर से, तो बाहर से जो करेंगे अवतल हो जाएगा और जो अंदर से करेंगे वो उत्तल हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे कि इसे बाहरी से कलई कर बनाया जाता है और इसे अंदर से कलई कर बनाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब अगला क्वेश्चन आता है कि 12 नंबर क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण के 3 उपयोग को लिखे। उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का 3 उपयोग पूछ रहा है। तो 12 नंबर का उत्तर देखेंगे। उत्तर क्या है हमारा? उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण का 3 उपयोग पूछ रहा था, तो पहले लिखेंगे उत्तल दर्पण का 3 उपयोग निम्न है, मतलब नीचे है। निम्न का मतलब नीचे है। तो उत्तल दर्पण का पहले उपयोग लिखे हैं। तो पहले उत्तल दर्पण का उपयोग सबसे पहले किस में है? देखिए, गाड़ियों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। जो ड्राइवर होता है उसके सामने जो लगा होता है ऐनक, शीशा जो मिरर बोलते हैं, वो लगा होता है, जिसमें पीछे वाला भाग दिखाई देता है, वो साइड मिरर होता है। तो गाड़ियों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का पहला पॉइंट था। दूसरा नंबर, स्ट्रीट लाइट में, मतलब कि जो रोडों पर लाइट लगा हुआ होता है उसमें। तो यह दूसरा पॉइंट है कि स्ट्रीट लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। तीसरा हमारा क्या है पॉइंट, कि छपे हुए छोटे अक्षरों को पढ़ने में, जैसे किताब में कोई अक्षर जो भी छपता है तो वो पढ़ने में किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है कि बारह बारह दिखाई दे। तो इसमें उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। अब अगला पॉइंट है, अब अवतल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग, अब पहला अवतल दर्पण का उपयोग क्या है? देखिए, गाड़ियों के हेडलाइट में, गाड़ियों के हेडलाइट में मतलब जो आगे वाला जो बत्ती होता है उसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। फिर दूसरा पॉइंट है कि डॉक्टरों द्वारा नाक, कान, आँख के इलाज करने में, मतलब जो डॉक्टर जो नाक, कान, आँख का इलाज करता है वो उसमें किस दर्पण का उपयोग करता है? तो अवतल दर्पण का। इसमें ऑब्जेक्टिव भी खूब पूछता है। और तीसरा पॉइंट है कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो अवतल दर्पण का। और इसमें कितना इसमें उपयोग है? हजामती दर्पण में भी किया जाता है, सौर भट्टी में भी किया जाता है। कितना उपयोग आप लोग लिख सकते हैं, काफ़ी आसान है, आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 को। अगला नंबर क्वेश्चन 13 नंबर क्या है? देखिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्यों? हम अभी बताए हैं कि अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या है। जब अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में अंतर चल रहा था तो उसमें हम बताए थे कि अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। और उत्तल दर्पण क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण।
तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है, क्यों? तो आंसर लिखेंगे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्यों? तो इसका मतलब क्योंकि। यहाँ तक तो पहले लिख दिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, जो था क्वेश्चन में वही लिख दिए हैं। अब क्यों पूछ रहा है तो उसका क्योंकि लगाकर उत्तर देंगे। तो क्योंकि यह दर्पण प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले किरणों को अभिसारित कर देता है, अर्थात एक बिंदु पर मिला देता है। इसका आंसर इतना छोटा है, आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर से एक बार देख लीजिए कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह प्रधान अक्ष के समांतर आने वाले किरणों को अभिसारित कर देता है, अर्थात एक बिंदु पर मिला देता है। यह आसान है, याद कर लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अब 14 नंबर देखिए। 14 नंबर अब क्वेश्चन को कि कह रहा है कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी को एफ कहते हैं। तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? अवतल दर्पण यहाँ पे गोलीय दर्पण हो जाएगा। क्वेश्चन आएगा कि गोलीय दर्पण के फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यह पूछ रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि क्या होता है कि गोलीय दर्पण में जो फोकस दूरी होता है वक्रता त्रिज्या की कितना होता है, आधा होता है। एफ बराबर r/2 पढ़े होंगे। एफ को फोकस दूरी कहते हैं और आर को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वक्रता त्रिज्या में 2 से भाग दिया गया है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या के आधा है फोकस दूरी। तो इसी को अब हम लोग भाषा में लिख देंगे। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे, संबंध पूछ रहा है तो संबंध लिखेंगे अवतल दर्पण के फोकस दूरी। यहाँ पे अवतल दर्पण के जगह पर गोलीय दर्पण लिख दीजिएगा आप लोग। गोलीय दर्पण के फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो वही यहाँ पे लिखे हैं, एफ जो होती है आर के आधी होती है। तो एफ बराबर r/2। तो वह पूरा हो जाएगा कि गोलीय जो दर्पण होता है वह फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है, आधी होती है। अर्थात फोकस दूरी एफ बराबर वक्रता त्रिज्या r/2। यह हो गया। यह 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, आने की संभावना है। अब केमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ से आता है, 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है केमिस्ट्री का कि उत्प्रेरक से आप क्या समझते हैं। यह 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा। उत्प्रेरक को सबसे आसान भाषा में समझा जा सकता है। देखिए जैसे बाइक का जो चाल स्पीड जो होता है वो कम और तेज करने के लिए किस का उपयोग किया जाता है, तो एक्सीलरेटर का उपयोग किया जाता है। तो बाइक में जो चाल स्पीड जो होता है वो तेज कम करने के लिए क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है। तो उसी तरह अभिक्रिया में जो होता है, अभिक्रिया के दर बढ़ाने तथा घटाने के लिए, मतलब अभिक्रिया के दर को तेज करने के लिए तथा कम करने के लिए उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है। तो अब आप लोग परिभाषा देख लीजिए कि वैसा पदार्थ जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है या रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है और क्या करता है, लेकिन अभिक्रिया के दर मतलब वेग को बढ़ा देता है या तो घटा देता है, तो इसे उत्प्रेरक कहते हैं। तो यह काफ़ी आसान है कि वैसा पदार्थ जो खुद रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता है लेकिन अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है या तो घटा देता है। अब प्रश्न नंबर 16 है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन को क्या कर रहा है, क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण, यहाँ पे लिखे हैं, यह छूट गया था तो लिख दिए है। समीकरण क्या है, क्या कर रहा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 के एग्जाम बोर्ड के लिए। तो आप लोग इसका आंसर देखिए क्या है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का पहले परिभाषा देंगे कि वह समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है उसे क्या कहेंगे, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। यहाँ पे जैसे हम अभिक्रिया लिखते हैं, यहाँ पे H2 + O2 मिलकर क्या बनेगा 2H2O। तो यहाँ पे देखिए इधर जल हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल बना रहा है, तो इधर हम 2 लगाए हैं 2H2O। तो इधर हाइड्रोजन पूरा कितना है, यहाँ पे 2 है और यह 2 से गुना हो जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और इधर हाइड्रोजन कितना है 2 है, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे तो इधर हाइड्रोजन कितना हो गया 4 हो गया। और ऑक्सीजन इधर कितना है तो 2 है, तो इसमें 2 से ऑक्सीजन में गुना होगा तो 2 ऑक्सीजन, दोनों और परमाणुओं की संख्या जो है बराबर हो गई।
तो ये क्या है, संतुलित समीकरण है। तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक इधर तीर के बाएं साइड वाले को क्या कहते हैं, अभिकारक, और तीर के दाएं साइड वाले को क्या कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। तो वह समीकरण जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल के विभिन्न तत्वों के, यह विभिन्न तत्व था, तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसे अब इसे संतुलित करना क्यों आवश्यक है, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए इसको संतुलित करना आवश्यक है या संतुष्ट करना आवश्यक है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है, तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम जिसमें अभिकारक जिसमें पदार्थ को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही निर्माण किया जा सकता है, उसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहेंगे। जिसमें अभिकारक एवं प्रतिफल दोनों की परमाणुओं की संख्या समान होती है, वही होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को पालन करने के लिए ही इसे संतुलित किया जाता है रासायनिक समीकरण को। अब अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। यह भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन करें। तो आप लोग ऑब्जेक्टिव याद किए होंगे कि श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो आखिर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है तो कैसे है, इसका आंसर देना है। तो सबसे पहले हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कि हमें जीवित रहने के लिए क्या चाहिए, ऊर्जा चाहिए, और यह ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होगा, तो यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलेगा। तो हम लिखेंगे कि हमें जीवित रहने के लिए ऊर्जा चाहिए, यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलती है जिसे हम खाते हैं। इसके बाद क्या है कि पाचन के दौरान, मतलब भोजन खाने के बाद उसका पाचन होगा, तो वही यहाँ पे है कि पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थ में टूट जाता है। मतलब सरल पदार्थ में मतलब छोटे छोटे पदार्थ में टूट जाता है, और छोटे छोटे पदार्थ में टूट जाता है। उदाहरण के लिए जैसे चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। जैसे कि चावल में ले लीजिए, आलू में ले लीजिए, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो ग्लूकोज में टूटता है। तो यही है कि उदाहरण के लिए चावल, आलू तथा ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होता है, ये कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज बनाते हैं। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में ऑक्सीजन से संयोग करता है। जब यह कार्बोहाइड्रेट टूटकर क्या बनाता है, ग्लूकोज, और ग्लूकोज क्या करता है कि हमारे शरीर में जितनी भी कोशिका होता है उसमें जाकर ऑक्सीजन से संयोग कर लेता है। तो ऑक्सीजन संयोग करता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग श्वसन कहेंगे। तो इस अभिक्रिया को श्वसन कहते हैं। और श्वसन की अभिक्रिया में जो होती है ऊष्मा निकलती है, उससे ऊष्मा निकलती है, इसीलिए श्वसन को क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन की अभिक्रिया में क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, इसीलिए इसे अतः श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अतः श्वसन क्या कहेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे। ऊष्माक्षेपी मतलब जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन हो। तो श्वसन क्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसीलिए इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अब अगला क्वेश्चन है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न है कि हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे आमाशय में जो होता है कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, तो हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वह भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो उसमें छोटे छोटे कीटाणु के रूप में अंदर हमारे पेट में चले जाते हैं, कीड़े मकोड़े। तो उसको क्या करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मार देता है, मतलब नष्ट कर देता है, और पाचन की क्रिया में सहायक करता है, और इस तरह यह हमारे पेट में रहकर सहायता करता है। तो इसका आंसर लिखेंगे कि हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो हमारे पेट को बिना नुकसान पहुंचाए हुए पाचन की क्रिया में सहायक करता है। मतलब पचाने की क्रिया में सहायक, भोजन को पचाने की क्रिया में सहायक करता है, और भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को नष्ट करता है, तथा भोजन को धीरे धीरे पचाता है। मतलब तेज़ी से नहीं पचने देता है, नहीं तेज़ी से पचेगा तो खराबी करेगा। तो यह तेज़ी से नहीं पचने देता है और धीरे धीरे आराम आराम से पचाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, एक वो वाला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, वो 2023 के एग्जाम में द्वितीय पाली में भी पूछा था। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका आप लोग ठीक से याद कर लीजिएगा, जो 2024 में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 19 नंबर। क्वेश्चन क्या है कि स्वयंपोषी
पोषण तथा विषमपोषी पोषण में अंतर, यह भी कितना बार पूछ चुका है और 2024 में पूछने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। यह सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आए हैं आप लोग के लिए, आप लोग इसे ठीक से लिख कर याद कर लीजिएगा। तो क्वेश्चन हमारा है स्वयंपोषी पोषण में तथा विषमपोषी पोषण में अंतर पूछ रहा है। तो सबसे पहले मैं बता दूं स्वयंपोषी पोषण किसे कहते हैं। जो अपना भोजन को स्वयं से निर्माण करते हैं उसे स्वयंपोषी कहते हैं। वैसे जीव जंतु जो अपना भोजन को स्वयं से खुद से बनाते हैं उसे क्या कहेंगे, स्वपोषी। स्वयं मतलब खुद से, स्वयंपोषी मतलब खुद से जो अपना भोजन का निर्माण करते हैं। और विषमपोषी मतलब किसी दूसरे पर रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं, किसी दूसरे पर आश्रित रहकर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, उसे विषमपोषी पोषण कहते हैं। और इन्हीं दोनों में अंतर पूछ रहा है तो लिखेंगे कि स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में निम्नलिखित अंतर है। और एक तरफ लिख देंगे स्वयंपोषी पोषण, दूसरा तरफ में लिखेंगे कि विषमपोषी पोषण और घेर देंगे इसको। अब पहला पॉइंट देकर लिखेंगे कि इस प्रकार के पोषण हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है। पूछेगा ऑब्जेक्टिव कि स्वयंपोषी पोषण किस में होता है, तो हरे पेड़ पौधों में। तो यह हो गया कि इस प्रकार का पोषण जो होता है मतलब स्वपोषी पोषण जो होता है हरे पेड़ पौधों में होता है। और इसमें विषमपोषी पोषण किस में होता है, तो इस प्रकार का पोषण मतलब विषमपोषी पोषण कीटों तथा जंतुओं में मतलब मनुष्यों में कीटों में होता है। तो पहला पॉइंट हो गया कि ये जो होता है इस प्रकार का पोषण या पौधों में होता है और इस प्रकार का पोषण कीटों तथा जंतुओं में होता है। अब दूसरा नंबर पॉइंट है कि इसमें पाचन क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। किस में, स्वयंपोषी पोषण में। अच्छा बताइए, पेड़ पौधा को पाचन की आवश्यकता होती है, नहीं होती है। तो इसमें लिखेंगे कि पाचन की क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें जब मनुष्य आएगा तो इसमें जब भोजन ग्रहण करेगा तो उसका पाचन नहीं होगा, तो आप लोग जानते ही हैं कि उसका क्या होगा। तो इसमें पाचन क्रिया की आवश्यकता होती है। अब इसमें लिखेंगे अगला पॉइंट, तीसरा नंबर पॉइंट क्या है, यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पॉइंट क्या है। तीसरा नंबर पॉइंट है कि इसमें हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। मतलब इसमें जो होता है यह भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें जंतु जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। यह हो गया, यह आंसर काफ़ी आसान है, आप लोग याद कर लीजिएगा ठीक से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा 20 नंबर। 20 नंबर लास्ट आज का क्वेश्चन है कि उत्सर्जन की परिभाषा दें। मतलब उत्सर्जन क्या है। मानव में इसके दो प्रमुख अंगों के नाम लिखे। पूछ रहा है कि उत्सर्जन क्या है, मतलब इसका परिभाषा देना है। और मानव में क्या बताना है, प्रमुख उत्सर्जन अंग का दो नाम बताना है। तो जब आप लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो आप लोग उस अपशिष्ट के रूप में बाहर करते होंगे। मल मूत्र जो बाहर निकलता है उसे ही उत्सर्जन कहते हैं। जैसे पसीना हो गया, जैसे पेशाब हो गया, ये सब क्या होता है कि ये उत्सर्जन है। तो लिखेंगे इसका आंसर कि शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना। अपशिष्ट मतलब जो काम के लायक नहीं है उसका बाहर निकलना। तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थ का बाहर निकलना ही उत्सर्जन कहलाता है। मानव में पूछ रहा था इसका दो प्रमुख अंग, तो मानव में दो प्रमुख उत्सर्जी अंग का नाम, पहला है वृक्क, दूसरा है फेफड़ा। तो यह दूसरा हो गया। अब यह लास्ट क्वेश्चन था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। और ऐसे यह वीडियो पार्ट 2 था। आप लोग भी अगर चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो मिलते रहे तो आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, और आगे ऐसे ही वीडियो को शेयर कीजिएगा।